देखिए यहाँ पर दो फिगर बने हुए हैं। इसमें जो पहला फिगर आप देख रहे हैं ये वाला, ये है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी का, ठीक है। और कल आप एक पढ़े थे वो है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का, याद आ रहा है? उसमें दो लेंस होता था। यहाँ पर क्या है, एक लेंस है, ये आपका लेंस है, एक लेंस है और एक दर्पण है, ठीक है। उसमें एक अदृश्य लेंस होता था और एक अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका आप उसको कह लीजिए, ठीक है। अदृश्य लेंस जो है बड़े फोकस दूरी का, बड़े द्वारक का होता था। नेत्रिका जो है कम फोकस दूरी की, छोटे द्वारक की होती थी, है ना। वहां पर अदृश्य लेंस बड़े द्वारक का इसलिए होता था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रकाश किरणें बाहर से आकर के उस लेंस के माध्यम से हो करके आंख पर पड़े, जिससे कि प्रतिबिंब जो है वो चमकीला बने। यहाँ पर उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए, कहने का मतलब अदृश्य लेंस की जगह पर एक बड़े आकार का परवलयाकार दर्पण, है ना। ये दर्पण आप कैसा है, ये आपका परवलयाकार है, परवलयाकार दर्पण है ये, ठीक है। बड़े आकार के एक परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसकी विशेषता भी बताते हैं आपको है। अदृश्य लेंस की जगह पर बड़े आकार का परवलयाकार दर्पण प्रयोग में लाया गया है और छोटे वाले लेंस की जगह पर नेत्रिका अपने आप वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र तो वही होगा। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है जो आप पढ़े हुए हैं, कल आपने पढ़ा था, आवर्धन क्षमता का फार्मूला m - FO/FE, है ना। ये फार्मूला आपने पढ़ा था कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब उस समय फार्मूला होता है m ठीक है -FO/FE ब्रैकेट में 1 + FE/d। ये फार्मूला याद आ गया ना, कल ये फार्मूला आपको निकलवाया गया था। तो फार्मूला तो वही है, यहाँ पर भी फार्मूला सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो थोड़ी क्रियाविधि में अंतर है। यहाँ पर क्या है, बड़े आकार का जो परवलयाकार दर्पण है, ठीक है, वो वस्तु के सामने होता है। वस्तु कहाँ पे है, वस्तु तो अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह लेंस पर नहीं गिरती, बल्कि वो बड़े आकार के इसी परवलयाकार दर्पण पर आपतित होती हैं या परवलयाकार दर्पण पर गिरती हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यहां पर जब दर्पण पर गिरेंगी, दर्पण में कौन सी घटना होती है, परावर्तन। दर्पण में अपवर्तन नहीं होता, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में परावर्तन होता है, ठीक है। तो यहां से ये प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात वापस लौटती हैं, उस पार तो जा नहीं पाएंगे, उस पार का भाग जो है वो पेंट किया गया है। जब वहां से ये वापस लौटेंगी तो यहाँ पर देखिए बीच के मार्ग में 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रखा हुआ है। 45 अंश के कोण पर झुका हुआ क्या रखा है, एक समतल दर्पण रखा हुआ है। जब ये समतल दर्पण पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो यहाँ से फिर से ये परावर्तित होती है। इस दूसरी बार परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जहाँ मिलती हैं, वहां पर इस दूर स्थित वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो दूर वस्तु आपको है, खगोलीय पिंड आपका है, उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, जो कि इस अभिनेत्र लेंस के फोकस के पहले होता है। अभिनेत्र लेंस के फोकस के पूर्व होता है, फोकस के पश्चात नहीं, फोकस के पूर्व होता है। लेकिन यह प्रतिबिंब इतना छोटा होता है कि यह आपको साफ साफ नहीं दिखता। इसलिए जब इस लेंस के फोकस के पूर्व होगा तो आप जानते हैं कि फोकस के पहले, उत्तल लेंस के फोकस के पहले अगर कोई वस्तु स्थित है तो उस पर वस्तु का सीधा और बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जब आती हैं, ये टकराती हैं लेंस पर, तो ये किरणें अपसारी हो जाती हैं। अपसारी होने के पश्चात इन किरणों को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो
देखिए एक बड़ा सा प्रतिबिंब, इसी वस्तु का प्रतिबिंब है ये, इसी वस्तु का इतना बड़ा सा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो जाता है। और जो वस्तु बहुत दूर स्थित है, छोटी वस्तु है, उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब मिल जाता है। तो फिगर समझ गया होगा इसमें, बड़े आकार का ये परवलयाकार दर्पण है, इसके सामने वस्तु रहती है। जैसे इसमें क्या है कि लेंस, आपका आई पीस लेंस क्या होगा, आंख के सामने रहेगा। आपकी आंख यहाँ पे है तो आपका जो लेंस है, उत्तल लेंस है, अभिनेत्र लेंस आपकी आंख के पास रहेगा, तो जो दर्पण है वो यहाँ रहेगा, साइड में रहेगा, दर्पण सामने नहीं रहेगा। उसमें क्या होता था कि दोनों लेंस आमने सामने होते थे, एक सीध में होते थे। यहाँ पर लेंस और दर्पण एक सीध में नहीं होंगे, बल्कि दर्पण जो होगा वो वस्तु के सामने रहेगा। वहां से आने वाली प्रकाश किरणें पहले यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से परावर्तित होंगी। बीच में क्या रखा रहेगा, समतल दर्पण रखा रहेगा। वहां से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस पर पड़ेगी, अभिनेत्र लेंस पर, फिर यहाँ से अभिसारी होकर बाहर जाएंगी और जो आभासी प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब कि जहां पर लेंस होता है उसके एक तरफ जो है, एक बगल में, एक साइड में जो है वो आपका दर्पण लगा रहता है। तो ये स्थिति अभी है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिलती है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ मिलती है, यहाँ से परावर्तन हुआ लेंस पर आएंगी। इस लेंस द्वारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों लेंस में, दोनों जो आपके टेलीस्कोप हैं, ठीक है, दोनों जो दूरदर्शी हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों में देखिए डिफरेंस जो है वो 3 प्रकार का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है, 3 प्रकार डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, पहला डिफरेंस ये है कि लेंस जो होता है उसमें अपवर्तन घटना होती है, ठीक है, और दर्पण जो होता है वो परावर्तन, उसमें परावर्तन घटना होती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें उस माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में जाती हैं। तो जब प्रकाश किरणें जो है वो एक माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों की तीव्रता में कमी आ जाती है, जबकि परावर्तन घटना में, क्योंकि उसी माध्यम में लौटना है, दूसरे माध्यम में गुजरना नहीं है, सघन माध्यम में नहीं जाना है, इसलिए प्रकाश किरणों की तीव्रता में कमी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो परावर्तन घटना के परिणाम स्वरूप बना हुआ है, इसलिए यह प्रतिबिंब चमकीला होगा। ठीक है, और यह प्रतिबिंब जो बनेगा, इसके पहले वाला जो अपवर्ती दूरदर्शी था उसका प्रतिबिंब कम चमकीला होगा, अर्थात ये ज्यादा अच्छा प्रतिबिंब बनाएगा। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, दोनों में जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो लेंस होता है, लेंस, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें उस लेंस के माध्यम से होकर के बाहर निकलती हैं, और दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणों को अंदर नहीं जाना होता है, दर्पण में प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौटती हैं। इसलिए अगर किसी लेंस में कोई दोष है ना, तो वह दोष जो है उस प्रतिबिंब पर नहीं पड़ता है। जैसे लेंस में 2 तरह के दोष होते हैं, अब वो दोष आपके कोर्स में नहीं है। एक होता है गोली विपथन का दोष, गोली विपथन का दोष, ठीक है, एक गोली विपथन का दोष होता है और एक वर्ण विपथन होता है। ये 2 दोष होते हैं इसमें लेंस में, ठीक है, क्योंकि जब लेंस को ढाला जाता है तो पहले इसमें जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो पिघली अवस्था में होता है। जब उसको आप बनाएंगे तो चूंकि अब दृश्यक लेंस क्या होता है, बड़े आकार का होता है, तो बड़े आकार के लेंस को ढालने में समस्या होती है, समझ रहे हैं ना, बड़े आकार के लेंस को ढालने में समस्या होती है, उस लेंस के भीतर विकृति आ जाती है। दर्पण में क्योंकि अंदर आपका चाहे जो मैटर हो, प्रकाश किरणों को अंदर जाना नहीं होता है, दर्पण में तो वापस लौटना होता है, लेकिन लेंस में भीतर जाना होता है, आर पार जाना होता है। तो अगर लेंस में वर्ण विपथन दोष है या जो है गोली विपथन दोष है, तो उस अवस्था में प्रतिबिंब पर इसका असर पड़ जाता है, ठीक है, जबकि दर्पण में इसका प्रतिबिंब पर, इस दर्पण के दोष का असर नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह लेंस के दोषों से मुक्त होता है। समझ गए बात को। तो तीसरा है वो ये है कि बड़े आकार के दर्पण को ढालना थोड़ा सा सुविधाजनक है और सस्ता होता है।
ये सस्ता होता है, सुविधाजनक होता है, ठीक है, लेकिन लेंस को ढालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और महंगा होता है, असुविधाजनक होता है, ठीक है। तो ये सस्ता भी है, अच्छा भी है, इसके प्रतिबिंब में दोष भी नहीं है, प्रतिबिंब चमकीला भी बन रहा है, इसलिए यह जो आपका है परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जब कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती की तुलना में क्यों श्रेष्ठ है, तो आप ये रीजन आप तुरंत बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा फिगर है ये सूक्ष्मदर्शी का है, ठीक है, और ये इसका फिगर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, है ना। दो तरह के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको आप कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्रियाविधि से देखिए ध्यान से, इसमें भी दो लेंस होते हैं, जैसे कल दो लेंस था, जैसे दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं वैसे यहाँ भी दो लेंस हैं। पहला लेंस जो होता है इसको हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और दूसरा लेंस होता है अभिनेत्र लेंस। इस लेंस को हम क्या कहते हैं, इस लेंस का नाम क्या है, अभिदृश्यक लेंस, और इस लेंस का नाम क्या है, नेत्रिका कह लीजिए, नेत्रिका कह लीजिए या अभिनेत्र लेंस कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अभिदृश्यक लेंस यहाँ पर छोटा होता है और छोटे द्वारक का होता है, और नेत्रिका बड़ी होती है, बड़े द्वारक की होती है। दूरदर्शी का उल्टा होता है, दूरदर्शी में क्योंकि दूर की वस्तु देखनी होती है इसलिए हम अभिदृश्यक लेंस को बड़ा रखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में तो छोटी वस्तु है, बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए इसको देखने के लिए हम छोटे से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है बड़ी फोकस दूरी का बड़े द्वारक का होता है। दोनों एक ही खोखली बेलनाकार, माफ कीजिएगा, दो खोखली बेलनाकार पाइपों पर अलग अलग कसे रहते हैं, दोनों दो खोखले बेलनाकार पाइपों पर अलग अलग कसे रहते हैं, और वह एक दूसरे के अंदर बाहर आ जा करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं या समायोजन कर सकते हैं। आप दूरी को एडजस्ट करके प्रतिबिंब को साफ स्पष्ट बना सकते हैं, ठीक है। आप इस फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है, फिगर आप वीडियो को रोक करके फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा इसका। ये अभिनेत्र लेंस अभिदृश्यक लेंस है, इसके सामने ये छोटी सी वस्तु है AB, AB से चलने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने लिया है, कहां से जाने वाली, प्रकाशित केंद्र से जाने वाली, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, तो एक छोटा सा प्रतिबिंब A1 B1 बन जाता है। लेकिन यह प्रतिबिंब अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है जिसकी हमको आवश्यकता है, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसी वस्तु का लगभग 10,000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अब यहाँ से जाने वाली जो किरणें होती, देखिए एक किरण हमने लिया है प्रकाशित केंद्र से, इस बिंदु को E मान लीजिए, अभिनेत्र लेंस है E मान लीजिए, एक किरण हमने E जाने वाली लिया है, दूसरी किरण हमने लिया है यहाँ से समांतर किरण लिया हुआ है, यहाँ से अपवर्तित हो रही है, तीसरी किरण यहाँ, ये दोनों किरणें पहले से आ रही थी। इन चारों किरणों को जब पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे, आगे की तरफ तो ये अपसारी है, फैलने वाली है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये एक बिंदु B2 पर मिलेंगी, तो A2 B2 आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। इस छोटी सी वस्तु का ये A2 B2 प्रतिबिंब बनेगा, जो कि लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। समझ गए? किरण आरेख कैसे बना हुआ है, फिगर कैसे बना हुआ है, आप जान गए होंगे, ठीक है। आवर्धन क्षमता में आ जाते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m का फार्मूला कल आपको बताया गया था, m इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपान अल्फा, ठीक है। कल का फार्मूला बताया गया था m इक्वल टू क्या, बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा, अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। अब देखिए ये वस्तु इतनी छोटी है कि इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी के केस में, सूक्ष्मदर्शी के केस में जो यहाँ पर फार्मूला में अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है,
ये है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तथा सीधे देखी जा रही है। मतलब यंत्र का प्रयोग हम ना कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं। ठीक है, ये है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे, ठीक है, वस्तु द्वारा, नोट कर लीजिए इसको, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तथा सीधे देखी जा रही हो, सीधे देखी जा रही हो। ये इसका फार्मूला है वास्तव में। ठीक है, ये इसका फार्मूला है बीटा का अपान अल्फा का। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ कौन सा है, ये तो अंतिम प्रतिबिंब है A2B2। तो A2B2 जो अंतिम प्रतिबिंब है इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, बीटा। अब चाहे A1B1 के द्वारा कह दें कि आंख पर बना दर्शन कोण, और चाहे A2B2 के द्वारा, दोनों एक ही बात है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर A1B1 के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा ही। ठीक है, बीटा को आप लिख सकते हैं, कल बताया गया था कि बीटा और अल्फा ये छोटे कोण है, इसलिए बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या है, A1B1, लंब है A1B1 बटे आधार क्या है, आधार है A1E, आधार क्या है A1E, इसका आधार है, बटे A1B1 लंब हो गया, A1E इसका क्या है, आधार हो गया, बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। जैसे कि ये वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु हमारी है AB, वस्तु यही तो है, A को नीचे कर देते हैं, B को ऊपर, वस्तु यहां पर आपकी आंख हो गई मान लीजिए। ठीक है, ये कितनी दूरी पर हो, D दूरी पर। इस वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और सीधे देखी जा रही हो, ये तो अल्फा है, यही अल्फा आपका है। अगर D दूरी पर वस्तु हो तो उस समय जो दर्शन कोण बनेगा इस वस्तु के द्वारा आंख पर, वही तो आपका अल्फा होगा। तो tan अल्फा आपका है, इसका मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आपका हो जाएगा AB, आधार आपका हो जाएगा D, तो हो जाएगा AB अपान D। क्लियर बात है? चलिए, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A, अब थोड़ा सा इसका मान रखेंगे हम संकेत में और चिन्ह सहित मान रखेंगे। ठीक है, चिन्ह सहित इसका मान रखेंगे, तब जो है ये समझ में आपको आएगा। चलिए, A1B1 क्या है, A1B1 देखिए ये वस्तु की लंबाई है, मेरे बात को, A1B1 क्या है, ये वस्तु की लंबाई है। ठीक है, A1B1 इसको अभी ऐसे कर लीजिए, A1B1 अपान, यहां पर इसको उल्टा कर दीजिए AB, अभी चिन्ह वाला मान नहीं रखते हैं, पहले A1B1 अपान AB इसको उल्टा करेंगे इंटू D अपान A1E, ऐसे A1B1 अपान AB उल्टा कर दिया ना, इंटू D अपान A1E, A1E, ठीक है ना। चलिए, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू हो जाएगा, देखिए A1B1 अपान AB, एक त्रिभुज देखिए इसमें ABO, इसको देख रहे हैं, त्रिभुज AB को देखिएगा, और त्रिभुज A1B1O इसको देखिएगा, देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, ABO और A1B1O, ये समरूप है, देखने में लग रहा होगा आपको समरूप, अरे ये कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है,
ये दोनों आपके एकांतर कोण हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि लंब का जो रेशियो है A1 B1 क्या है, इसका लंब है, AB क्या है, इसका लंब है। दोनों के लंब का अनुपात जो है वह दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होगा। दोनों का आधार क्या क्या है, इसका आधार है OA1, इसका आधार क्या है OA1 बटे इसका आधार क्या है OA। बात क्लियर है ना? अरे A1 B1 अपान AB ये दोनों के लंब का रेशियो है, दोनों के लंब का रेशियो दोनों के आधार के रेशियो के बराबर होगा। OA1 अपान OA इंटू D अपान A1 E। इतना बात क्लियर हो गई ना? चलिए अब इसके बाद जो है इसको एक बार हम सॉल्व करा देंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, अपने मन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू OA1 है, OA1 ये क्या है, ये अदृश्य लेंस जो आप देख रहे हैं उससे प्रतिबिंब की दूरी है। अरे ये प्रतिबिंब बन रहा है, किसका प्रतिबिंब है, ये अदृश्य लेंस वाला प्रतिबिंब है। तो OA1 जो है वो अदृश्य लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। इसको किससे दिखाएंगे हम, VO। V जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है और O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसको किससे लिखेंगे हम VO से अपान OA क्या है, OA जो देखिए वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, यहां हो जाएगा UO। क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा UO। ठीक है, अच्छा अरे ये अदृश्य लेंस है, इससे वस्तु की दूरी है ना OA, तो ये क्या हो जाएगा UO इंटू D आपका है ही है अपान A1E क्या है, A1E। देखिए A1E जो है ये अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी है, क्योंकि ये जो है जो बना हुआ है प्रतिबिंब इसका, इस लेंस का, वही अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो ये इस लेंस के लिए वस्तु है, A1E जो क्या है वस्तु की दूरी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे UE वस्तु है, तो वस्तु की दूरी लेकिन अभिनेत्र लेंस से। इतना चिन्ह की जरा बात कर लेते हैं। अब देखिए VO क्या होगा, VO देखिए VO ये है ना, VO यहाँ पे है। तो चूंकि ये अदृश्य लेंस दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। UO क्या है, अदृश्य लेंस से वस्तु की दूरी, ये बाईं तरफ है तो निगेटिव, ये दाईं तरफ था तो पॉजिटिव, ये बाईं तरफ है तो निगेटिव। D क्या है, देखिए यहां पर आपकी आंख है, ये तो लेंस होगा, या इसके बाईं तरफ है तो D क्या होगा, माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। UE क्या है, अदृश्य लेंस के बाईं तरफ है, ये भी माइनस में होगा। तो ये माइनस पे ये माइनस पे दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ माइनस बचेगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस VO अपान UO इंटू D अपान UE। ये बेसिक फार्मूला है इसका, सूक्ष्मदर्शी जो आपका बना हुआ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता का ये सूत्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला है, m इक्वल टू माइनस VO अपान UO इंटू D अपान UE। ठीक है, अब जैसे कल निकाले थे हम आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, दूसरा आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो यहां भी दो कंडीशन है, पहला जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब कहां बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता हो। ठीक है ना, उस अवस्था में आप जानते हैं किसी भी लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। अगर हम इस फार्मूले को लगा दें इसके लिए अभिनेत्र लेंस के लिए, तो यहाँ पर FE हो जाएगा, यहाँ पर VE हो जाएगा, यहाँ पर UE हो जाएगा।
यहाँ पर FE, यहाँ पर VE और यहाँ पर UE। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गई ना। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या होती है? D। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या हो गई? D हो गई। तो हो गया 1/FE बराबर 1/D, लेकिन माइनस में, है ना। अरे अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये दोनों लेंसों के बाईं तरफ से होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी D होगी, माइनस में होगी, और माइनस UE तो ऑलरेडी माइनस में होगा क्योंकि ये अब डिस्टेंस लेंस के बाईं तरफ वस्तु रखी हुई है, तो माइनस UE होगा यहाँ पे, तो इसको प्लस कर दे रहे हैं सीधे 1/UE। तो यहाँ से 1/UE की वैल्यू हो जाएगी, इसको पक्षांतर इधर करेंगे आप, क्या होगा 1/D प्लस 1/FE, यहाँ पर ऑलरेडी है 1/FE, देख लीजिए 1/UE बराबर 1/D प्लस 1/FE। यही 1/UE की वैल्यू उठा करके आप यहां रख दीजिए, तो क्या होगा M = माइनस VO/UO इंटू D/UE है ना, इसको D इंटू 1/UE कर सकते हैं। जहां D/UE है वहां पर D इंटू 1/UE, और 1/UE की जगह ये रखेंगे हम 1/D प्लस 1/FE, ऐसे रखेंगे। तो क्या होगा, अब यहां कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं M = होगा माइनस VO/UO इंटू, देखिए अंदर D से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाएगा तो D से कट जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस D का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो D/FE। ये फार्मूला है जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है ना, एक तो हो गया जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बनता हो, नोट कर लीजिए M = माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। क्लियर। दूसरा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, कहां बनता हो? अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहां बनता हो? अनंत पर बनता हो, उस अवस्था में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है, यही जहां पर D पर बनता है वहां क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जब अनंत होगा तो ये पोर्शन हो जाएगा 0, तब 1/UE की वैल्यू क्या होगी? 1/FE। 1/UE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/FE। तब उस अवस्था में जो फार्मूला आपका है, मूल फार्मूला, वो हो जाएगा M = माइनस VO/UO इंटू जो D/UE है, इसको D इंटू 1/UE कर सकते हैं, और 1/UE की वैल्यू 1/FE होगी, तो हो जाएगा D/FE। ये दूसरा फार्मूला है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप ये फार्मूले याद रखेंगे, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, और दूसरा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, देखिए इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई है, पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी में पूछा जाता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या दूरदर्शी की लंबाई का क्या आशय है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का आशय हुआ कि सूक्ष्मदर्शी में जो दोनों लेंस आपके हैं, उन दोनों लेंसों के बीच की दूरियां, सूक्ष्मदर्शी में जो दोनों लेंस हैं, उन दोनों लेंसों के बीच की दूरियां ही सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कही जाती है। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? VO, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? UE। समझ रहे हैं? तो VO को और UE को अगर हम जोड़ देंगे, VO और UE को जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। समझ रहे बात को? तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो है वह VO प्लस UE के बराबर होती है, लेकिन कब? जब प्रतिबिंब D पर बनता हो, जब प्रतिबिंब D पर बने। ठीक है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो देखिए जब ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो अनंत पर कब बनेगा? आप जानते हैं फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब ही अनंत पर बनता है। इसका मतलब यह जो वस्तु हमारी है, अब
अब यूवी दूरी पर नहीं, बल्कि वो अभिनेत्र लेंस के या नेत्रिका के फोकस पर स्थित है। अरे ये नेत्रिका के फोकस पर होगा तभी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो दूसरी कंडीशन में जो यूवी है उसकी जगह एफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा VO प्लस यहाँ पर एफ हो जाएगा, है ना। कब? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये फार्मूला है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये फार्मूला है। ठीक है। ऐसे ही कल वाले में जो हमने दूरदर्शी पढ़ा था, तो दूरदर्शी की जो लंबाई है वह दूरदर्शी के दोनों लेंसों के बीच की दूरियां होती हैं। ठीक है। वहां पर FO प्लस UE दूरदर्शी की लंबाई होगी, FO प्लस UE ये दूरदर्शी की लंबाई है। कब? जब प्रतिबिंब आपका D पर बनता है, और यही आपका दूरदर्शी जो है उसकी लंबाई FO प्लस FE के बराबर होगी जब प्रतिबिंब आपका इनफाइनाइट पर बनेगा, अनंत पर बने तो क्या होगा? FO प्लस UE जब प्रतिबिंब D पर बने, और FO प्लस FE जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसमें विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता ये आपको नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर का नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है। आपसे हमने कहा था कि जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते हैं वो मेरे पर्सनल वाले नंबर पे आप फिर से एक बार कर देंगे तो मैं इसको आपको बता दूंगा। ठीक है। और अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगला चैप्टर देखा जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।